गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए आज हो गई है 3 मई 2020 और लगाते हैं अपना टेस्ट नंबर 307 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए समसामयिकी के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हाल ही में समाचारों में रहा ZW190412 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? कोविड-19 से निपटने के लिए कोई टीका है क्या? या मानव शरीर में खोजी गई शक्तिशाली प्रतिरक्षी प्रोटीन, नासा का कोई अंतरिक्ष मिशन है, या फिर ब्लैक होल से संबंधित घटना से? किससे संबंध है ये? ZW190412 का संबंध है ब्लैक होल से संबंधित घटना से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए हाल ही में लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो में स्थित गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला द्वारा दो असमान द्रव्यमान वाले जो ब्लैक होल हैं उनके विलय का पहली बार पता लगाया गया है। और यह पहली खोज है जिसमें असमान द्रव्यमान के दो ब्लैक होल शामिल हैं। इस घटना को ZW190412 नाम दिया गया है। इस घटना का पता वर्ष 2019 में लगाया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यर्थ समर्थन CARES कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा चलाया गया है? WHO, ADB, UNHRC या प्रधानमंत्री केयर फंड? कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय समर्थन ये चला गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय समर्थन केयर्स कार्यक्रम को एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB द्वारा चलाया गया है। यह जो कार्यक्रम है एशियन डेवलपमेंट बैंक की काउंटर साइक्लिक सपोर्ट फैसिलिटी के तहत संचालित कोविड-19 पेंडेमिक रेस्पॉन्स ऑप्शन द्वारा वित्त पोषित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ADB के जो सदस्य देश हैं 800 मिलियन से अधिक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, देखभाल तथा सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं एवं अन्य सहयोग उपलब्ध कराएगा। इसलिए डी सही है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है 8 प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन में कोयला तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन की भागीदारी कितनी है? जो अभी 8 प्रमुख क्षेत्र चयनित किए गए हैं उसमें कोयला और प्राकृतिक गैस की भागीदारी है। देखिए कोयले की है इसमें 10.33% और प्राकृतिक गैस की है 6.88%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल 8 प्रमुख क्षेत्रों की भागीदारी निम्नलिखित है। अब इनमें कोई सा ही पूछा जा सकता है, मोटा मोटा देख लीजिए इनको। देखिए रिफाइनरी उत्पाद की कितनी है 28.04, इलेक्ट्रिसिटी की कितनी है 19.85, इस्पात स्टील की कितनी है 17.92, कोयला कोल की कितनी है 10.33, कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल की कितनी है 8.98, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस की कितनी है 6.88, सीमेंट की कितनी है 5.37, उर्वरक फर्टिलाइज़र की कितनी है 2.63। हमसे पूछा गया क्या है? हमसे पूछा गया कोयले की, तो 10.33 है, और साथ ही नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस की तो 6.88। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए आयुष मंत्रालय तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयुष उद्यमिता विकास सूचकांक की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत आयुर्वेद उपचार तथा योग ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए आयुष मंत्रालय तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और इस कार्यक्रम के तहत भारतीय आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग एवं सिद्ध पद्धतियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा
वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद उपचार और योग की बढ़ती मांग को देखते हुए इस कार्यक्रम के तहत विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार और ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और दूसरी तरफ हैं वो किस क्षेत्र या राज्य से संबंधित हैं। देखिए, चाक हाउ कृषि के लिए, सफ़ी लाफ़ी कृषि से संबंधित है, खोला मिर्च कृषि से संबंधित है। अब ये कहाँ कहाँ हैं, इनको सुमेल कर दीजिए, या सुमेल हैं तो बता दीजिए कौन सा सुमेल है कौन सा नहीं सुमेल है। देखिए, खोला मिर्च तो गोवा का है, सही है, कृषि से संबंधित। चाकहाओ कृषि, ये भी करेक्ट है, मणिपुर। लेकिन सफ़ी लाफ़ी आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये भी मणिपुर का ही है। तो दो यहाँ पर एलिमिनेट कर दो, दो दूसरा वाला गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल एक और तीन सही है यहाँ पर। तो चाकहाओ, कछई नींबू, सफ़ी लाफ़ी और बांखी फेई आदि मणिपुर राज्य के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, भौगोलिक संकेतक उत्पाद हैं। जबकि खोला मिर्च गोवा का भौगोलिक संकेतक उत्पाद है, याद रखिए इनको, हाल ही में चर्चा में है इसलिए पूछा गया प्रश्न ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, इनमें केवल वही व्यक्ति सफ़र करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी जाएगी। इनमें केवल जिला प्रशासन द्वारा नामित व्यक्ति ही यात्रा कर सकता है। एक ट्रेन में केवल 1000 से 1200 लोग ही यात्रा कर सकेंगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, एक तो चल भी गई है। तो देखिए, बिल्कुल करेक्ट है पहला, इनमें केवल वही व्यक्ति सफ़र करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी जाएगी, और इसमें केवल जिला प्रशासन द्वारा नामित व्यक्ति ही सफ़र कर सकता है। इन ट्रेन में जो क्षमता रहेगी वो 1000 से 1200 लोगों की रहेगी। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। आधिकारिक सूचना क्या कहती है, इनमें केवल वही व्यक्ति सफ़र करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी जाएगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा ही किया जाएगा। शेष सभी प्रकार की औपचारिकताएं राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाएंगी। भारतीय रेलवे क्या कहता है इस पर, श्रमिक स्पेशल गाड़ियों में केवल जिला प्रशासन द्वारा नामित व्यक्ति ही यात्रा कर सकता है। रेलवे के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो दूसरे राज्यों में फंसा हुआ है और अपने घर जाना चाहता है, वह इस संबंध में जिला प्रशासन से संपर्क कर सकता है। श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी के लिए राज्यों को पूर्ण अथॉरिटी बनाया गया है। अब देखिए, रेलवे प्रशासन केवल उन्हीं लोगों को स्टेशन परिसर में प्रवेश देगा जिनके पास जिला प्रशासन की मंजूरी होगी। रेलवे स्टेशन पर भीड़ ना हो, इसके लिए राज्य सरकारें समूह में लोगों को भेजेंगी, और एक ट्रेन में केवल 1000 से 1200 लोग ही यात्रा कर सकते हैं। अब देखिए, ट्रेन में सवार होने से पहले सभी लोगों की मेडिकल जांच की जाएगी और उन्हें इस संबंध में प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गाड़ी में सवार प्रमाण पत्र क्या प्रूफ करेगा, ताकि वो आगे अगर उन्होंने सफ़र करना है तो एक तरह से प्रमाण पत्र रहेगा ना, तब उनकी जांच में जो व्यर्थ समय दोबारा लगता है वो बच जाएगा। इसके अतिरिक्त गाड़ी में सवार सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इसमें संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का तेज़ी से पता लगाया जाता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ने संक्रमित व्यक्ति को अलग करने में लगने वाले जो औसतन समय है, जो 6 से 4.6 दिन लगता था, उसको घटाकर 2.7 दिन कर दिया है। यह जो शोध है दिल्ली के एम्स में 14 जनवरी से 12 फरवरी के मध्य हुआ। देखिए, दिल्ली में नहीं हुआ है, गलत है, शेनज़ेन चीन में हुआ है। दूसरा वाला करेक्ट है, पहला करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और दो, थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इसमें संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों का तेज़ी से पता लगाया जाता है, फिर उन्हें आइसोलेट किया जाता है और समुदाय में संक्रमण को फैलने से रोका जाता है। वैश्विक लॉकडाउन के बाद से ही किसी भी लक्षण की रिपोर्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सरकार द्वारा समर्थित उपाय के रूप में सामने आया है। अब देखिए, शोध कहते हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ने संक्रमित व्यक्ति को अलग करने में लगने वाले औसतन 4.6 दिन की जगह 2.7 दिन का समय लिया।
अब यह जो शोध है वो चीन के शेंजन में 14 जनवरी से 12 फरवरी के मध्य हुआ और हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉक्टर टिम मा कहते हैं कि शेंजन में कोविड-19 का अनुभव वायरस के प्रसार को कम करने के लिए परीक्षण और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के विशाल पैमाने को प्रदर्शित कर सकता है। कुछ सख्त नियंत्रण कुछ सख्त नियंत्रण उपाय लागू कुछ सख्त नियंत्रण उपाय यहाँ लागू किए गए हैं, जैसे लोगों को घरों के बाहर आइसोलेट करना और इन्हें अन्य जगहों पर दोहराने की ज़रूरत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ऐसे परिणाम प्राप्त करने के लिए अन्य देश शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए और आंशिक लॉकडाउन के साथ परीक्षण और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अपना सकते हैं। तो दिल्ली में नहीं हुआ था ये एम्स में हुआ था 14 से 12 फरवरी। सॉरी, दिल्ली के एम्स में नहीं हुआ था, ये शेंजन चाइना में हुआ था। तो पहला दूसरा करेक्ट है, तीसरा वाला इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्जाइमर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, अल्जाइमर रोग एक तंत्रिका अपक्षयी विकार है, मतलब न्यूरोडीजेनरेटिव रोग है, और इसकी अभी तक कोई भी अत्यंत कारगर दवा विकसित नहीं हुई है। क्या? बर्बेरिन करक्यूमिन के समान ही एक प्राकृतिक और सस्ता उत्पाद है जिसका उपयोग अल्जाइमर के अवरोधक के रूप में किया जा सकता है। क्या? कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, अल्जाइमर एक नर्वस सिस्टम से संबंधित विकार है, पहला वाला करेक्ट है। और बर्बेरिन करक्यूमिन के समान ही एक प्राकृतिक और सस्ता उत्पाद है जिसका उपयोग अल्जाइमर के अवरोधक के रूप में किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। और अभी तक कोई भी अत्यंत कारगर दवा अल्जाइमर के लिए विकसित नहीं की गई है, ये भी करेक्ट है। तो सारे के सारे करेक्ट, डी। देखिए, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीनस्थ स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने वर्बेरिन की संरचना को वेर-डी में बदल दिया है ताकि इसका उपयोग अल्जाइमर के अवरोधक के रूप में किया जा सके। बात करें बर्बेरिन की, तो बर्बेरिन देखिए दरअसल करक्यूमिन के समान ही एक प्राकृतिक और सस्ता उत्पाद है जो व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध है, और इन वैज्ञानिकों का शोध कार्य विज्ञान पत्रिका आई साइंस में प्रकाशित किया गया है। अब बात करें अल्जाइमर की, तो अल्जाइमर रोग ही सबसे अधिक होने वाला तंत्रिका अपक्षयी मतलब न्यूरोडीजेनरेटिव विकार है, और मनोभ्रंश के 70% से अधिक मामलों के लिए यही जिम्मेदार है। मनोभ्रंश का मतलब है डिमेंशिया। देखिए, बहुआयामी विषाक्तता की वजह से इस रोग का स्वरूप बहुघटकीय होने के कारण शोधकर्ताओं के लिए इसकी कोई अत्यंत कारगर दवा विकसित करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो अभी तक विकसित नहीं है। एक उम्मीद जगी है वर्बेरिन की। वर्बेरिन क्या है? एक प्राकृतिक और सस्ता उत्पाद है जो व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध है, और वैज्ञानिक शोध में पाया गया है कि यह अल्जाइमर का अवरोधक के रूप में काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्पाईवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है स्पाईवेयर? देखिए, ये ऐसे अवांछित सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी जानकारी के बिना आपके कंप्यूटर और मोबाइल में इंस्टॉल हो जाते हैं। ये आपके कंप्यूटर या मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन को बदल सकते हैं या विज्ञापन डेटा और व्यक्तिगत जानकारी आपकी एकत्रित कर सकते हैं। स्पाईवेयर से बचाव का कोई उपाय नहीं है। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई उपाय नहीं हो, गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपाय है। तो देखिए, स्पाईवेयर ऐसे अवांछित सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी जानकारी के बिना आपके कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल हो जाते हैं, और ये जो प्रोग्राम है आपके कंप्यूटर मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन को बदल देते हैं या विज्ञापन डेटा और व्यक्तिगत जानकारी आपकी एकत्रित कर सकते हैं। स्पाईवेयर आपके इंटरनेट के उपयोग करने में सर्च इंजन की गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है, और इसके साथ ही आपके पासवर्ड, कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपके सोशल मीडिया की भी जानकारी ये प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा स्पाईवेयर के जरिए दूर से ही कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल को ऑपरेट कर सकता है। इसलिए सचेत रहिए, रात में सोते टाइम भी अपना डेटा ऑफ करके सोएं, मोबाइल हो या लैपटॉप। अब देखिए, कंप्यूटर मोबाइल में कैसे ऑपरेट होता है स्पाईवेयर।
देखिए अब मुद्दा क्या है, इसका मेन चीज़ क्या है, अनऑफिशियल वेबसाइट या ऐसे अन्य स्रोतों से आप लोग मूवी डाउनलोड करना या फिर गेम डाउनलोड करना या फिर फ्री अवार्ड हो गए, लकी कूपन इत्यादि के चक्कर में अनऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करने के कारण स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। अब बचाव का उपाय क्या है इसका, स्पाईवेयर से बचाव के लिए अज्ञात स्रोतों से डाउनलोड बंद कर दीजिए, अज्ञात वेबसाइट पर जाना छोड़ दीजिए, अप्रमाणित वेबसाइट पर मत जाइए, इन सब से बचना है। और डिवाइस में अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए और इसके साथ ही देश में कुशल साइबर सुरक्षा अवसंरचना का विकास करना चाहिए। वैसे जो लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं उनमें इनबिल्ट आ रहा है एंटीवायरस, क्योंकि कुछ एंटीवायरस ऐसे होते हैं जो सिस्टम की स्पीड भी धीरे करते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, अनऑफिशियल वेबसाइट पर जाना छोड़ दीजिए, जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उन्हीं पर जाइए। और एक APK फाइल होती है, APK फाइल जो फ्री वाली होती है मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर, वो भी ख़तरनाक होता है, उसको भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, सीधे गूगल प्ले स्टोर से ऑथेंटिक डाउनलोड करना चाहिए। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। गैर प्रवासी ई वाणिज्य कंपनियों के संबंध में विचार करना है। देखिए गैर प्रवासी ई वाणिज्य परिचालक ऐसी कंपनियां हैं जो कि भारत में रह रहे नागरिकों को ऑनलाइन माल एवं सेवाओं की आपूर्ति करती हैं। कई इंटरनेट ई वाणिज्य परिचालक कंपनियां ऐसी हैं जो कि भारत में विज्ञापन और उत्पादों की बिक्री एक अलग कंपनी के जरिए करती हैं। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो गैर प्रवासी ई वाणिज्य परिचालक ऐसी कंपनियां हैं जो कि भारत में रह रहे नागरिकों को ऑनलाइन माल एवं सेवाओं की आपूर्ति करती हैं, कारोबारी उद्देश्य से उनकी जानकारी जुटाती हैं, लेकिन कर के दायरे में आने के लिहाज से उनकी यहाँ उपस्थिति नहीं होती है। और कई इंटरनेट कंपनियां ऐसी हैं जो कि भारत में विज्ञापन और उत्पादों की बिक्री एक अलग कंपनी के रूप में करती हैं, इसलिए करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। आमतौर पर ये कंपनियां ऐसी विदेशी भूमि पर पंजीकृत होती हैं जो कि कर के लिहाज से उनके लिए स्वर्ग के समान है। तो 10 प्रश्न थे, अच्छे से इसका इम्पोर्टेंट रिवीजन कर लीजिएगा। और यूपीएससी सिविल सेवा के फेवरेट होते हैं, इस तरह के प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे स्टेटमेंट बनाकर, या जैसे मैंने अपने थंबनेल में पूछा है वैसे। धन्यवाद।